Hello student, welcome in process of curriculum development class. Today I will discuss Saylor, Alexander and Lewis's the administrative model of curriculum development. सेलर और उसके सहयोगियों ने 1981 में प्रशासकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ये पाठ्यचर्या निर्माण करने का एक जो है प्रशासनिक प्रतिमान इन्होंने तैयार किया था। ये प्रतिमान जो है पाठ्यचर्या विकास के सबसे प्राचीन और व्यापक प्रतिमान की तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। पाठ्यचर्या विकास के विचार शिक्षा के प्रशासकों के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें पाठ्यचर्या के विकास के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया का पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है और पाठ्यचर्या के विकास के लिए इसमें विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक प्रशासकों के पास कार्य करने की एक टीम और इसमें कुछ विषय विशेषज्ञ होते हैं जिनके सहयोग से एक लक्ष्य आधारित पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। इस मॉडल का जो ओरिजिन हुआ है वो 1981 में सेलर, अलेक्जेंडर और लेविस ने किया था और ये जो है इसका जो सबसे पहले प्रयोग जो है एजुकेशनल प्लानिंग के संदर्भ में किया गया था और एजुकेशनल प्लानिंग के संदर्भ में जो इसका उपयोग किया गया था, इस प्रतिमान का उपयोग किया गया था। फिर इसका उपयोग इन्होंने जो प्रशासनिक प्रतिमान था, प्रशासनिक प्रतिमान के रूप में जो है अपना करके मतलब करिकुलम डेवलपमेंट इन्होंने किया कि किस तरीके से जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जो विश्वविद्यालय की जो टीम है, जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं और उसमें कुछ जो प्रशासक होते हैं वो मिल करके एक करिकुलम प्लान करते हैं। तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कहा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें प्रशासनिक लोगों की भी इसमें सहभागिता होती है। इस प्रतिमान के जो मुख्य उद्देश्य हैं, मेजर फीचर हैं, वो इस तरीके से हैं कि ये जो प्रतिमान है वो लक्ष्य आधारित प्रतिमान होता है। इस पाठ्यक्रम में हम कुछ लक्ष्यों को ध्यान में रख कर के किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का पाठ्यक्रम हो। हमें अपने जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं, शॉर्ट टर्म गोल हैं, उनको ध्यान में रख कर के हम किसी भी पाठ्यचर्या को निर्मित करते हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट सेंट्रिक। ये जो मॉडल है, ये जो प्रतिमान है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासकों के माध्यम से इस मॉडल को डेवलप किया जाता है। इसीलिए ये मैनेजमेंट सेंट्रिक मॉडल भी इसको कहा जाता है कि ये मॉडल जो है मैनेजमेंट सेंट्रिक है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो विद्यालय के या विश्वविद्यालय की जो टीम है या विषय विशेषज्ञ हैं वो भी इसमें अपना पूरा सहयोग करते हैं। तो ये जो मॉडल है उसको हम मैनेजमेंट सेंट्रिक मॉडल भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट की भूमिका जो है प्रमुख होती है। अगला है स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग प्रोसेस। इसमें जो भी प्लानिंग की जाती है, पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो सब संरचित वे में होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है कि कब हमको किस तरीके से पाठ्यचर्या को एग्जीक्यूट करना है, कैसे कैसे हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, कहाँ हमको इवैल्यूएट करना है। तो सारी जो प्लानिंग होती है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के अंतर्गत होती है। इस मॉडल के मेजर कंपोनेंट है गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड डोमेन। कि जो हमारे पाठ्यक्रम को जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो कुछ उद्देश्यों को, कुछ गोल को ध्यान में रख करके हम पाठ्यक्रम को निर्मित करते हैं और उसके कुछ डोमेन होते हैं, कुछ जो उसके उद्देश्य होते हैं उनको
भी हम ध्यान में रखते हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। ये डोमेन जो हैं कि हम उसी पाठ्यक्रम के माध्यम से हम बच्चे को किस तरीके से ज्ञान को अचीव कराएंगे, भावों को उसमें क्रिएट करेंगे और क्रियाओं को, एक्टिविटीज़ को हम उसके आधार पर किस तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव्स है और जो डोमेन है, ये हमारे मेजर कंपोनेंट हैं, उसी के आधार पर हम पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल या प्रतिमान को हम तैयार करते हैं। इसके बाद में जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य हमारे क्या होंगे, तो उन सब चीज़ों के आधार पर फिर हम एक करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। ये करिकुलम डिज़ाइन हमारा प्राइमरी लेवल, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या व्यावसायिक स्तर, किसी भी स्तर के लिए हो सकता है। तो उस आधार पर हम एक करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और उन डोमेन्स की पूर्ति के लिए हम एक ऐसा करिकुलम बनाएं कि जिन उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके। इसके बाद में तीसरी चीज़ है इसमें इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। अब इसमें हमने गोल के अकॉर्डिंग, डोमेन के अकॉर्डिंग हमने करिकुलम डिज़ाइन कर लिया और करिकुलम डिज़ाइन करने के बाद में अब हम उसमें कैसे इंस्ट्रक्शंस दें, छात्रों को किस तरीके से सिखाएं, शिक्षक क्या प्रक्रिया अपनाएं, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करें, कौन से मटेरियल एड यूज़ करें, जिससे कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है, जो उद्देश्य हम लेकर के चले हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति इसमें हो सके। इसके बाद चौथा स्टेप है मेजर कंपोनेंट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के आधार पर हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि जो हमने उद्देश्यों को निर्धारित करके, जो डोमेन को ध्यान में रख करके जो हमने पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया है, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमने उसको एग्जीक्यूट किया है कक्षाओं में, तो उसका इवैल्यूएशन जब होगा तो इवैल्यूएशन के आधार पर हमें ये पता चलेगा कि जो हमने पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया है वो किस स्तर तक जो है सफल हो पाया, हम अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म उद्देश्य को प्राप्त करने में कितने सफल हो पाए, हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य की कितनी पूर्ति हुई, भावात्मक उद्देश्यों की कितनी पूर्ति हुई, हमारे जो मनोक्रियात्मक उद्देश्य हैं वो कितने पूर्ण हुए। तो ये सब हम जो है इवैल्यूएशन की प्रोसेस के माध्यम से हम ज्ञात कर पाते हैं कि जो हमारा सतत मूल्यांकन चल रहा है या समेटिव मूल्यांकन जो हमारा हो रहा है, तो उसके आधार पर हम जो हमारे पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसकी उपलब्धि या उसकी कमियों को हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। गोल, ऑब्जेक्टिव एंड डोमेन, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी उद्देश्य होते हैं उनको ध्यान में रख करके, जो डोमेन होते हैं उसके आधार पर हम इस पाठ्यचर्या को निर्मित करते हैं, इस प्रतिमान का निर्धारण करते हैं। क्योंकि इसके बाद टाइप ऑफ गोल, हमारे गोल जैसे मैंने बताया है कि गोल हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जिनको कि एक लंबे समय में हम प्राप्त कर पाते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल को हम, जैसे कि आज का हमने जो कक्षा में लेसन पढ़ाया है, तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि वो चीज़ें बच्चे को समझ में आनी चाहिए, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। तो लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि देशभक्ति की भावना है, ये एक लंबे टाइम में बच्चों के अंतर्गत विकसित होती है, या बंधुत्व का भाव है, या भाईचारे का भाव है, सहयोग की भावना है, ये हमारे सभी लॉन्ग टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे जनरल जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जनरल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हमारे शॉर्ट टर्म उद्देश्य होते हैं जिनको कि हम कम समय में इनको प्राप्त अचीव कर पाते हैं। उसी तरीके से जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं सैद्धांतिक आधार पर, जिनको हमने निर्धारित किया है, लेकिन व्यावहारिक रूप में व्यवहारगत संदर्भ में वो कितने अचीवेबल हैं, उनको ध्यान में रख करके हम गोल को अचीव करते हैं। उसी तरीके से जो डोमेन हैं वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, हमारे भावात्मक उद्देश्य होते हैं, और मनोक्रियात्मक उद्देश्य होते हैं जिनको कि हमें उस पाठ्यक्रम के माध्यम से अचीव करना होता है। करिकुलम डिज़ाइन, इसके बाद हम क्या करते हैं, करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, करिकुलम को बनाते हैं कि
कि किस तरीके से किन किन चीज़ों को हम उस करिकुलम में रखेंगे। करिकुलम डिज़ाइन ऑर्गेनाइज़ हमने कर लिया कि इन चीज़ों को हम रखेंगे, इन चीज़ों के को हमें इस अपने करिकुलम में रखना है, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम रखेंगे। इसके बाद कंटेंट सिलेक्शन करेंगे कि हमें जैसे कि प्राइमरी के लिए हमें कितना कंटेंट लेना है, माध्यमिक के लिए हमें कितना कंटेंट लेना है, उच्च स्तर के लिए हमें किस तरीके का कंटेंट लेना है। तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं कि किस स्तर पर हमें किस तरीके के कंटेंट को हमें ऑप्ट करना चाहिए। इसके बाद में सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉपिक। सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉपिक मतलब हमें टॉपिक को सीक्वेंस में रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो टॉपिक बहुत वृहद है, व्यापक है, उसको हमने पहले रख दिया, या बहुत टफ टॉपिक हमने पहले रख दिया और जो बहुत इजी टॉपिक है वो हमने बाद में रखा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन होगा वो सही नहीं हो पाएगा। तो सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉपिक हमें सरल से कठिन की ओर हमें जाना चाहिए, या स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि हमें मौसम के अनुसार हमें टॉपिक रखने हैं, या हमें जो है त्योहारों के अनुसार हमें टॉपिक रखने हैं। तो बेहतर अगर होगा कि हम जो हमारे फेस्टिवल्स हैं जब आएँ तो उन्हीं के आसपास वो टॉपिक भी हम बच्चे को क्लास में पढ़ाएं, तो वो जो मतलब जब सिद्धांत और व्यवहार जब दोनों एक साथ घटित होते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आती है। तो सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉपिक्स जो है सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ के आधार पर हमको ये निर्धारित करना है कि जो भी कंटेंट हमारे पास है उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी हम अपनाएंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स मेथड्स को यूज़ करेंगे जिससे कि जो कंटेंट है वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत ऐसी होनी चाहिए जो कि कंटेंट को समझाने के लिए बच्चों को बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल के साथ साथ मतलब समय और स्थिति के अनुरूप भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग ना हो, तो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सही नहीं हो पाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ को भी टीचर को ध्यान में रखना है कि हम इस करिकुलम को किस तरीके से अपनी कक्षाओं में इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद में टीचर का रोल, शिक्षक का रोल कि जो भी कंटेंट है वो बच्चों को हम इस तरीके से समझाएं, पढ़ाएं जिससे कि बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन दृष्टिगोचर हों, व्यवहार में सुधार हो, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हो। तो जो ये मानेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है, जो हमारे एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जो हमारे मतलब जो भी चीज़ें हमने पढ़ाने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। इसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमको अपनी समय परिस्थिति और हमें को ध्यान में रख करके हमें छात्रों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कोई टॉपिक अगर फेस्टिवल से रिलेटेड है तो हमें अगर हम सिद्धांत को भी पढ़ेंगे और व्यवहार, तभी फेस्टिवल आ जाएगा, तो लर्निंग एक्सपीरियंस छात्र के क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और वो समझ जाएगा कि दीपावली पर हम क्या क्या करते हैं, इसको क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसके करने के पीछे कौन सा ऐतिहासिक कारण था। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि रबी की फ़सल है, जायद की फ़सल है, ये जब फसलें पैदा होने का टाइम होता है तभी हम इन फसलों के बारे में इन बच्चों को जानकारी दें कि रबी की फ़सल कब होती है, जायद की फ़सल कब होती है। तो बच्चों को सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही उनके मजबूत होंगे और वो अच्छी तरीके से उनको सीखने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जैसे कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन में मूल्यांकन प्रक्रियाओं के तहत अधिगम के जो परिणाम हैं या संपूर्ण पाठ्यचर्या की योजना को सम्मिलित किया जाता है। सेलर और उनके सहयोगियों ने संरचनात्मक जो फॉर्मेटिव और जो समेटिव एवैल्यूएशन के बारे में बताया कि जो एवैल्यूएशन होगा वो संरचनात्मक और संयोगात्मक दोनों ही मूल्यांकन जो है इसमें अप्लाई किए जाएंगे। संरचनात्मक प्रक्रिया के तहत
प्राप्त जो भी फीडबैक होगा, पृष्ठ पोषण प्राप्त होगा, इसके आधार पर प्रत्येक स्तर पर पाठ्यचर्या का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, पाठ्यचर्या का विकास है, क्रियान्वयन है और तथ्यों को सम्मिलित करते हुए उनका मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होगा वो प्रक्रिया के अंत में समेटिव मूल्यांकन होता है, जिसमें कि संपूर्ण पाठ्यचर्या का मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन पाठ्यचर्या निर्माणकर्ताओं को पाठ्यचर्या के निर्धारण करने का अवसर प्रदान करते हैं कि पाठ्यचर्या लगातार जारी रखी जाए या इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं या संपूर्ण योजना ही समाप्त कर नए सिरे से पाठ्यक्रम का निर्माण करें। अगला है फीडबैक लूप फॉर इम्प्रूवमेंट। इस मॉडल में पृष्ठ पोषण को प्राप्त करने और प्रत्येक स्तर पर पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, छात्रों को निर्देश आदि ऐसे तत्व हैं जो इस मॉडल को एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल, इस मॉडल का जो शक्ति है इसमें एक तो क्लियर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले जब भी हम इसको बनाते हैं क्लियर स्ट्रक्चर के आधार पर इसको निर्मित किया जाता है। दूसरा सुटेबल फॉर स्कूल वाइड प्लानिंग, स्कूल की जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सुटेबल होता है। तीसरा एम्फेसिस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और इसमें जो तीसरी चीज़ है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को भी इसमें एम्फेसाइज किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो करिकुलम के ऊपर कितना होना चाहिए। इस मॉडल का जो लिमिटेशन है लेस फोकस ऑन लर्नर इनपुट, इसमें लर्नर के इनपुट पर इसमें कम फोकस किया जाता है। लर्नर को की मतलब जो भी इनपुट देना है, जो भी चीज़ें वो सीखना चाहता है, जो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है उस पर इसमें लेस फोकस होता है। इसके बाद मे बी रिजिड इन डायनामिक एनवायरनमेंट, अगर गत्यात्मक विद्यालय का वातावरण है तो ये मॉडल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो है इसको रिजिड माना जाता है कि इसमें जो है हम अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं या विद्यालय के जो अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, सबका रोल होता है। तो इसका जो ये मॉडल जो है वो रिजिड है। अगला है मोर टॉप डाउन देन पार्टिसिपेटिव, ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ आता है। मतलब जो इसमें जो पाठ्यचर्या निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से लेकर के विद्यालय के टीचर का इसमें सहयोग होता है, तो टॉप टू डाउन इसमें आता है। और इसमें जो पार्टिसिपेटिव प्रक्रिया है, इसमें सहयोगात्मक प्रक्रिया है, इसमें उसका कम रोल होता है। तो इस मॉडल को बहुत रिजिड माना जाता है कि ये टॉप से डाउन की ओर ही इसका रुझान रहता है। अंत में हम ये बता सकते हैं कि इस मॉडल में पृष्ठ पोषण को प्राप्त करने और प्रत्येक स्तर पर पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने, छात्रों को निर्देश देने आदि ऐसे तत्व हैं जो कि इस मॉडल को एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं। थैंक यू क्लास।